यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। पर्सनालिटी भी ऑफ द वीक के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है जुड़े हुए हैं सम्मानीय श्री कांता प्रसाद जी। आप उत्तराखंड से हैं और आप जिला जज रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भी रहे हैं। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आदरणीय कांता प्रसाद जी से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। आज की इस बातचीत में हम आपकी कुछ निजी जीवन से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ अन्य मुद्दों पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? मेरा जन्म जो है ग्राम धारकोट, पट्टी कफोलचू, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। मेरे फादर मजदूरी भी करते थे, खेती भी करते थे और ठेकेदारी भी करते थे। जो है छोटे लेवल की ठेकेदारी भी करते थे। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव के स्कूल में हुई। उसके बाद मैं एक हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल 8वीं तक मैंने वहां से किया। उसके बाद मैं फिर मेसमोर इंटर कॉलेज पौड़ी आ गया, वो क्रिश्चियन कॉलेज है जो है। उसके बाद बीए मैंने श्रीनगर से किया। हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने जजशिप में जिला जजी में 1 नवंबर 1977 से और 31 अगस्त 1985 तक क्लर्की की। इसी बीच मैंने ला कर दिया। फिर मैंने नौकरी छोड़ी, वकालत शुरू की और फिर मैं जो है ये सर्विस में आया। फिर मैं जो है पहली पोस्टिंग मेरी एज मुंशी मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग हुई और लास्ट में मैं जो है रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखंड हाई कोर्ट से रिटायर हुआ। वर्तमान में मैं देहरादून में रह रहा हूँ। अगला मेरा सवाल यह है कि आप चूंकि गांव से आते हैं और आपका जन्म एक गांव में हुआ, और आप जब गांव में थे और आपने जब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा तक, इस बीच आपके साथ जो सामाजिक भेदभाव वाला जो हमारे देश में जो बहुत बड़ा मसला है, तो आपके साथ भी क्या इस तरह का कोई भेदभाव किया गया? बिल्कुल। गांव में जो है, गांव में हम लोग जो है जो जो जो, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके मोहल्ले अलग हैं और सवर्णों के मोहल्ले अलग हैं। जो पानी का नल है वो हमारा अलग है, उनका नल अलग है। और गांव में पूरी छुआछूत होती है, स्कूल में पूरी छुआछूत होती है। और ये छुआछूत तो यहाँ अब तक बनी हुई है। अब ये जो छुआछूत है, पहले जो छुआछूत थी वो सिर्फ छुआछूत तक थी और जो उससे उपजी हुई निर्योग्यताएं थी कि आप जो है स्कूल में नहीं जा सकते, पानी के नल में नहीं जा सकते, धर्मशाला में नहीं जा सकते, होटल में नहीं जा सकते। लेकिन जो वर्तमान समय में है वो पढ़े लिखे लोगों में हेट, घृणा के रूप में आ गई और ये नीचे से लेके ऊपर तक बड़े से बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके मन में ये जो छुआछूत है ये घृणा के रूप में घर कर गई है। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जितने बड़े पद पर है, उसके दिमाग में उतनी ही ज्यादा घृणा है। अगर वो फिजिकल, वो जो भौतिक छुआछूत नहीं कर सकता तो वो घृणा के रूप में उसको अप्लाई करता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्लैश होते जाएंगे। ये घृणा जो है ये बढ़ती जा रही है, ये घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। ये जो जैसे जैसे समाज ऊपर आएगा और बराबरी पे आएगा, वैसे वैसे ये घृणा का रूप और इसका जो छुआछूत का रूप जो है घृणा में परिवर्तित हो रहा है। आजादी प्राप्त किए हमको 70 साल से ज्यादा हो गए, इसके बावजूद भी हमारे देश में ये जो छुआछूत का और भेदभाव का जो एक अमानवीय जो व्यवस्था यहाँ पर अभी भी चल रही है। चूंकि हमारा देश
जब आजाद हुआ तो हमारे जो आजादी के संघर्ष में जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनका सपना ये था कि जब देश आजाद हो जाएगा और हमारा अपना संविधान होगा तो इस व्यवस्था को हम समाप्त कर देंगे। इसके बावजूद ये 70 साल के बाद भी ये व्यवस्था समाप्त क्यों नहीं हो पा रही? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसके इसके जो है, ये जो सामाजिक कारण है, ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये इसके पीछे कारण यह है। अभी जो बाबा साहब ने किताब लिखी है दी अनटचेबल्स, अनटचेबल्स में बाबा साहब ने ये कहा है कि जितने भी अछूत थे, ये जो थे, ये बुद्धिस्ट हैं, ये बौद्ध धर्म में थे। और जब समुद्रगुप्त ने गाय के वध पे प्रतिबंध लगाया तो उसमें जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मांस भक्षण, 5 तरह के मांस को भक्षण कर सकता है। उसमें सिर्फ वो बलि का मांस नहीं होना चाहिए। अगर जानवर का मारा हुआ है, मरा हुआ है, पक्षी ने क्या हुआ तो उसको जो है खा सकते हैं। तो जब बौद्धों का और ब्राह्मणों का झगड़ा चला, आपस में चला, ये इसके बाद क्या नाम कहते हैं, इसके पुष्यमित्र शुंग के बाद, तो वो जो वहां से जो टकराव था, वो टकराव आते आते हम लोग वो जो थे, जो बुद्धिस्ट लोग थे, वो अछूत हो गए। तो ये तो इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें जो है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, आज की नहीं है। ये जब बौद्धों का और हिंदुओं का आपस में टकराव हुआ तो ये तब से जो है, ये तब से इसका हुआ है। फिर हम पे जो है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो अछूतों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो सारे खत्म कर दी गई। उनके जो अधिकार थे वो सारे खत्म कर दिए गए और उन पर जो निर्योग्यताएं थी वो थोप दी गई। तो जैसे जैसे निर्योग्यताएं खत्म हो रही हैं और लोग उससे ऊपर आ रहे हैं, तो वो जो पुरानी फीलिंग है, जो ब्राह्मण वर्ग है वो तो पढ़ा लिखा है, वो उसको जान रहा है उनके, लेकिन जो अछूत वर्ग है वो नहीं जानता कि हमारे पीछे, इस छुआछूत के पीछे क्या कारण था। वो सिर्फ यही जानता है छुआछूत है, लेकिन जो पुराना संघर्ष है उस संघर्ष को वो नहीं जानता। और वो संघर्ष अभी भी जारी रहेगा, वो संघर्ष अभी खत्म नहीं होने का। और जैसे जैसे जो है, जैसे जैसे अछूत वर्ग ऊपर आ रहा है, वैसे वैसे ये जो है, ये छुआछूत, ये जो छुआछूत का जो इसकी प्रिजुडिस जो मैं कह रहा हूँ, इसकी जो प्रिजुडिस मैं कह रहा हूँ, इसकी हेट जो कह रहा हूँ, इसकी घृणा जो है, ये बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में है। अब हर यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य हैं और वो अंगूठा नहीं काटते बल्कि वो नंबर काटते हैं। आज ये द्रोणाचार्य जो है, ये यूपीएससी में बैठे हुए हैं, जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसमें बैठे हुए हैं, हर लोक सेवा आयोग में बैठे हुए हैं। उसमें क्या हो रहा है कि जो अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो रिटिन में अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में उनको जो है, उनको फेल कर दिया जा रहा है। तो ये जो है, इसको समझना पड़ेगा। ये जो है, ये जो बुद्धिस्टों के, ब्राह्मणों की जो लड़ाई है, ये वो है, ये उसका परिणाम है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो इस बात को अभी तक, क्योंकि उनको कई हजारों साल से शिक्षा से वंचित थे, तो इसलिए वो उसका कारण नहीं जान पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है। लेकिन इसका कारण यह है, जो बाबा साहब की किताब है दी अनटचेबल्स, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। और जो 70 साल में, जो आप कह रहे हैं 70 साल में जो हमको जो भारत को जो आजादी मिली है, वो सिर्फ सवर्णों को, ब्राह्मणों को मिली है। वो जो है अनुसूचित जाति के जो अछूत है उनको आजादी नहीं मिली, क्योंकि अगर इनके इसमें कुछ किया है, सब अनुसूचित जाति वालों के लिए कुछ किया है तो वो अंग्रेजों ने किया है। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में ही सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं। नहीं तो गुरुकुल में ब्राह्मणों के अलावा किसी और को संस्कृत पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो इसकी जो शुरुआत रखी गई 1835 में लॉर्ड मैकाले ने रखी है, वहां से शुरुआत हुई। अब जहां तक छुआछूत का प्रश्न है, इस छुआछूत को खत्म करने के लिए जो कम्युनल अवार्ड था 1932 का, उसमें इसकी व्यवस्था थी। जब पूना पैक्ट आया तो उसमें भी इसका व्यवस्था थी और उसी के तहत पहले स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाए
फिर 1955 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया और फिर 89 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इसको SC/ST एक्ट में कन्वर्ट किया, इसको जो है इसको दोबारा इनेक्ट किया। और इसकी बहुत जरूरत है, और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है कि जो दिमाग में जो घृणा है, जो हेट है, अब उसको दूर करने की जरूरत है। अब जो छुआछूत पहले फिजिकल थी, अब पढ़े लिखे लोगों के अब पढ़े लिखे लोगों के अंदर, या जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं या विधायिका में बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में जो घृणा है, उस घृणा को दूर करने की जरूरत है। अब छुआछूत का फॉर्म जो है वो घृणा में आ गया, हेट में आ गया। जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि हम सामान्य स्थिति में देखते हैं कि सरकारी सेवाओं में, चाहे वो पीयून से लेकर और IAS अधिकारी तक, यदि SC/ST का कोई व्यक्ति है तो उसके साथ वहां भी भेदभाव होता है, उसके साथ भी एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। IAS अफसरों को हम देखते हैं कि जो भी सरकारें होती हैं उनको लूप लाइन में डाल के रखती हैं और ऐसी जगह बैठा के रखती हैं जहाँ वो केवल बाबूगिरी कर सकें। तो चूंकि आप जुडिशली में रहे, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि हम लोगों को बाहर से तो वहां का कुछ दृश्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप वहां पर रहे, तो वहां क्या ऐसी स्थिति वहां भी है? न्यायपालिका में सबसे ज्यादा है, क्योंकि न्यायपालिका खुली नहीं है। उसके बारे में आप जो है आप उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। इसमें जो SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं, इनके लिए जितने भी सवर्ण जज हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है बल्कि निगेटिव है। यह रहता है कि किस तरह से इसको दबाया जाए। और जो आपका जो 2018 में जो मुकदमा जो केस आया था, जिसमें था कि पहले इसमें प्रारंभिक जांच होगी और उसके बाद FIR की जाएगी, इससे बड़ा कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता। जहां तक मिसयूज का सवाल है, तो मिसयूज ऐसा कोई केस नहीं है जिसका, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कानून का जिसका मिसयूज न होता हो। और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, या उसको बाद में अमेंड किया गया या फिर उसको जो है कर गया, वो जो रूलिंग दी थी, एक मिसयूज एक इसी एक्ट का नहीं होता, IPC का होता है, CRPC का जो IPC का होता है, CRPC में जो 151, 107, 16 है उसका होता है। सबसे ज्यादा जो ये है आपका एक्साइज एक्ट है उसका होता है, आर्म्स एक्ट का होता है, या इसका NDPS एक्ट का होता है। ये सारे एक्टों का मिसयूज होता है, पुलिस इनका सबका मिसयूज करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक SC/ST एक्ट के मिसयूज की क्यों याद आई, जबकि उसका जो इस्तेमाल होता है, उसके जो जजमेंट आते हैं, वो उसका हेट के कारण, प्रिजुडिस के कारण मैक्सिमम जो फिट केस होते हुए भी उनको एक्विटल कर दिया जाता है। तो ये इसका जो है सबसे बड़ा कारण है। इसका जो है न्यायपालिका तो सबसे बड़ी जड़ है। जो सबसे पहला संविधान में संशोधन किया गया, वो संशोधन रिजर्वेशन को लेके किया गया, और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमको इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी या कानून के अनुसार नहीं था, इसलिए जो है संविधान में संशोधन करना पड़ा। आज आरक्षण है, ये है, जितनी चीजें हैं। आरक्षण का मैं एक चीज बताऊं आपको कि सुप्रीम कोर्ट इनवायरेबली आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है कि साहब हम अपनी विशेष शक्तियों के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आरक्षण के मामले में कई रिट पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार को ये बाध्य किया जाए कि सरकार जो है इस बात को बताए, इस बात का डाटा दे कि SC/ST के कितने लोग हैं और उनके सामाजिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, हम सरकार को ये नहीं कर सकते। और सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेशित करती है। SC/ST के मामले में आदेशित नहीं करती। जो SC/ST के मामले में नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है उसका, नागराज का, कि इसमें पहले डाटा कलेक्शन हो, और उसमें जो है बैकवर्डनेस तो खत्म हो गई, दूसरा उसमें इफिशिएंसी की हुआ हो।
तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को क्यों नहीं करती कि ये जो हमने ये गाइडलाइन बनाई है, आप इनका अनुपालन करो, क्यों नहीं कहती? जब सुप्रीम कोर्ट ये इम्पेडिमेंट लगा सकती है, तो उस इम्पेडिमेंट के अनुसार सरकार को एक्ट अपॉन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहती? 142 का इस्तेमाल उनके लिए क्यों नहीं होता? राम मंदिर के लिए 142 का इस्तेमाल हो गया। जो राम मंदिर के लिए सारी फाइंडिंग ये थी कि ये जो थी यहाँ पर जो जमीन थी, ये इस पर मस्जिद थी, लेकिन उन्होंने कहा ना, हिंदुओं की भावना है 142 में हमें जमीन इनको देते हैं, और उनको 15 किलोमीटर छूट दे दी, तो वहां के लिए 142 आ गया, हमारे लिए क्यों नहीं आया 142? शुल्कास के लिए क्यों नहीं आया 142? ये प्रिजुडिस है, और ये प्रिजुडिस है, ये हेट है, जो छुआछूत का एग्रेवेटेड और रिफॉर्मेटिव फॉर्म है, वो है ये जो है। और सब जगह 142 होते, इसके लिए क्यों नहीं होते 142? तो इसके पीछे क्या ये कारण है कि चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर SC ST के या OBC की जज नहीं है, इसलिए इस तरह के फैसले आते कि हमारी आवाज को सुना नहीं जाता या एक तरफा निर्णय दिए जाते हैं? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वहां भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए? 100% जिस तरह से SC ST के जो मुकदमे होते हैं, और वो फेयर तरह से उनका जजमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता है। और खुद ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है 1985 की, वो उसमें ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो रिजर्वेशन के खिलाफ आते हैं उनको तो पूरी रिलीफ मिलती है, और जो रिजर्वेशन के फेवर में आते हैं उनको रिलीफ नहीं मिलती, उनकी जो है निगेटिव में जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, 1985 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं मैं जो है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मानी है ये बात को जो है। अब जैसे कोलिजियम में है भाई, कोलिजियम में जब आपको हर हाई कोर्ट का कोटा है, तो फिर जातीय कोटा क्यों नहीं हो सकता? इस बात का कोटा क्यों नहीं हो सकता कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसमें? अभी हमारे जो CGI है, उन्होंने कहा महिलाओं का होना चाहिए। भाई महिलाओं का होना चाहिए, तो फिर SC का क्यों नहीं होना चाहिए? ST का क्यों नहीं होना चाहिए? बैकवर्ड का क्यों नहीं होना चाहिए? उनके लिए कौन कहेगा जो है? महिलाओं की आपको याद आ गई, आपको जो है SC की याद नहीं आई, आपको ST की याद नहीं आई, आपको जो है उसकी बैकवर्ड की याद नहीं आई। उनके आबादी के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी, अगला मेरा सवाल ये है कि हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि अधिकतर देश के जो जेल हैं उसमें SC ST या गरीब तबके के लोग ही सबसे ज्यादा संख्या में हैं। जो धनाढ्य लोग हैं वो जेलों के अंदर नहीं है। फिर गरीब तबके के लोग 15-15 साल तक, 10 साल तक जेल के अंदर पड़े रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और उनकी जमानत भी नहीं हो पाती। तो इस तरह की स्थिति सामने आती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है और वस्तु स्थिति क्या है? इसमें जो पुलिस का जो रवैया है, जितनी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको सबसे आसानी से जो सबसे कमजोर तबका है उसको पकड़ के बंद करते हैं। उनका जो अपना कोटा है, सबसे गरीब तबके को वो करते हैं जो है। जेलों में सबसे ज्यादा लोग या तो मुसलमान मिलेंगे, SC मिलेंगे या ST मिलेंगे, और मैक्सिमम मैं ठोक के कह रहा हूं कि मैक्सिमम को पुलिस झूठे केसों में फंसा के बंद कर देती है। अपना कोटा वो इससे निकालती है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं या बड़ी वो लोग हैं, उन पर उनके हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती, या उनसे पुलिस को पैसा मिल जाता है। गरीब आदमी से नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनका कोई वो नहीं होता, ना कोर्ट में उनकी सुनवाई होती, ना उनकी जो है पुलिस में सुनवाई होती, ना शासन में सुनवाई होती, ना सरकार में सुनवाई होती। इसलिए इस समय जो है सबसे ज्यादा अगर जेलों में है तो वो SC ST
और मोमडन है। अभी आप तो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं जो है, जी आपको मैं एक रिसेंट उदाहरण दूंगा। अभी कवर्धा का एक बड़ा वो हुआ जहां पर 3000 जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उसमें एक रमन सिंह का लड़का भी उसमें शामिल है। उन्होंने वहां बड़े आपत्तिजनक नारे लिखाए, वो जो है नारे लगाए, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवाए जाएंगे। मैं उन नारों को नहीं कह सकता, मैं जो है यहाँ पे जो है उनको नहीं कह सकता। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी वहां यूएपीए नहीं लगाया उन पे। जो दिल्ली में जिन्होंने उस पे जंतर मंतर पे जो आपत्तिजनक नारे लगाए, उनको वो जो है उन पे यूएपीए नहीं लगाया। डॉक्टर कफील खान जो अलीगढ़ में, जिसने एक शब्द नहीं कहा, उस पर यूएपीए लगा दिया। वो जो है वो जो जितने उसमें मुसलमान हैं, उन्होंने सबने कहा कि हम संविधान को मानेंगे, हम गांधी को मानेंगे, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। उन पर सब पे यूएपीए लगा रखा है। तो इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे इसमें बीजेपी हो, दोनों एक जैसी हैं। कवर्धा की आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश से नजदीक है छत्तीसगढ़ कवर्धा। वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट, उन 3000 लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी जला दी, मुसलमानों की जो है उनकी प्रॉपर्टी जला दी, गाड़ियां जला दी, वो कर दिया। और उन पे जो है क्या लगाया, वो काटे जाएंगे, अलाना फलाना ये करके जो है नारे लगाया। उन पर यूएपीए क्यों नहीं लग रहा? तो जो सत्ता का है, ये जो है माइनॉरिटी के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और इसकी कोई सुनने वाला नहीं। अगर आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आप पत्रकार हैं, तो अभी इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है उसकी, क्या नाम कहते हैं, सिद्दीक कप्पन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसमें वो देश विरोधी कोई काम कर रहा हो, या उसके किसी माओवादियों से कोई संबंध हो। उस पर यूएपीए लगा रखा, वो 1 साल से बंद है। उसकी मां मर गई, उसको अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाया, उसकी मां मर गई, वो देखने के लिए नहीं जा पाया। तो इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और क्या होगा, बताओ? इंडियन एक्सप्रेस को मैं जिम्मेदार अखबार मानता हूँ। उन्होंने छापी है सारा जो है वो रिपोर्ट छापी है उन्होंने जो है सिद्दीक कप्पन के साथ। तो शेड्यूल कास्ट के साथ और मुसलमानों के लिए तो कोई कानून है ही रह ही नहीं गया। उनको जब चाहो तब उनको फांस दो। जी चूंकि आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। वहां पर भी चाहे वो जौनसार बावल का इलाका हो, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी दलितों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो एक जैसे पवित्र भूमि कहा गया है, लेकिन वहां पर ही जो है मानव के बीच में गंभीर भेद किया जाता है? अब मैं आपको इसमें बता सुधार दूं, ये जो है ये देवभूमि कहाँ से हो गई? ये जो है उसका 8वीं शताब्दी तक जो यहाँ बद्रीनाथ है, यहाँ 4 धाम में इसलिए कहते हैं देवभूमि कहते हैं। 8वीं शताब्दी तक जो बद्रीनाथ मंदिर है ये बौद्ध मंदिर था, और शंकराचार्य ने आकर के यहाँ ये बद्रीनाथ मंदिर जो है, इसको बाद में जो है उनके बौद्धों के कब्जे से आकर के उसको मुक्त करा करके जो है उसको ब्राह्मणों के हाथों में दिया उसे। अभी यहाँ का जो उदाहरण है, एक वो लड़की है वंदना कटियार, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। वो भारत की तरफ से ओलंपिक खेलने गई थी, और उसने जो है सबसे ज्यादा गोल भी किए उसने। तो जिस दिन भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी, जो सवर्ण लड़के, जो कुछ सवर्ण लोग उसके घर पे गए, पटाखे फोड़े, और वहां जाति सूचक उनको गालियां दी। अब इस पे जो है, इस पे आगे आप देखो, इससे और ज्यादा शर्मनाक क्या है कि मुकदमा भी दर्ज हो गया, वो लोग जो है वो उनकी जमानत भी हो गई 2-3 दिन बाद। लेकिन मुख्यमंत्री ने
इस घटना का कंडेम नहीं किया, इसको इसकी भर्त्सना नहीं की। और जो रूलिंग पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने भी इसकी भर्त्सना नहीं की। भर्त्सना इसलिए नहीं की कि वो अपना जो वोट बैंक है, जो सवर्ण वोट बैंक है, उसको वो नाराज नहीं करना चाहते। अगर वो भर्त्सना नहीं करेंगे तो कैसे करके ये रुकेंगे? और जब मुख्यमंत्री की और लीडर ऑफ अपोजिशन की, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसकी ये हालत है, तो इससे ज्यादा और छुआछूत क्या हो सकती है? यहाँ के गांव में जो प्लेन में, यहाँ के गांव में आज भी जो गांव में स्कूल है, मिड डे मील है, अगर वहां शेड्यूल कास्ट की भोजन माता है तो सवर्णों के बच्चे खाना नहीं खाते। और अगर सवर्णों की भोजन माता है तो उनका खाना अलग बनता है, उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। रोजाना यहाँ जो है गांव में वो अलग अलग है, वो जो है वो छुआछूत हर जगह है। ये छुआछूत कम से कम जब तक लोग जो है, जो अपना पुराना बौद्ध धर्म है उसको नहीं अपनाते, तब तक ये छुआछूत खत्म नहीं होने की, चाहे किसी न किसी फॉर्म में रहेगी, लेकिन ये रहेगी जरूर। क्योंकि ये दिमाग, ये कीड़ा दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, इस कीड़े को दिमाग से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है इसको। मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा कि अभी एक हाई प्रोफाइल मामला जो है उत्तर प्रदेश का चल रहा है, और जिसमें 302 के जो आरोपी है, जिसने जघन्य, जिस तरह से हम कहें कि कुचलकर जीप से मार दिया, लेकिन पुलिस एक सम्मन भेजकर बुलाती है। और सामान्यतः जो गरीब व्यक्ति है, यदि वो छोटा सा भी कोई अपराध करता है तो सीधे पुलिस पकड़कर और जेल के अंदर डाल देती है। तो इस हाई प्रोफाइल मामले में जिस तरह से पुलिस व्यवहार कर रही है, या पूरा जो तंत्र जो हाई प्रोफाइल या जिसको बड़ा व्यक्ति कहे, जो पावरफुल व्यक्ति है, उसको बचाने के प्रयास में पूरा तंत्र लगा हुआ है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और पुलिस रेगुलेशन है। जैसे ही घटना होती है और जैसे ही एफआईआर आती है, वैसे ही तुरंत उस घटना से, जैसे ही थाने को सूचना मिलती है, वैसे ही एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। उस केस में क्या हुआ कि पहले राकेश टिकैत को बुलाया गया, नेता बुलाए गए, वो जो है उसका डीजी लॉ एंड ऑर्डर आया, फिर उनकी बातचीत हुई और तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। 2 दिन बाद वो भी जो है वो नहीं आई। तो इस केस को वहां पे मैनेज किया गया। एफआईआर जैसे ही आती है वो तुरंत वो जो है देन एंड देयर दर्ज होनी चाहिए। ये सीआरपीसी का मैंडेट है। इतने देर तक एफआईआर दर्ज न होना ये करता है कि उसमें कहीं ना कहीं लीपापोती होती है। एफआईआर की जो उसकी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग का मतलब है वो ये होता है ताकि किसी को उसमें गड़बड़ करने का, हेर फेर करने का मौका न मिले। अब सरकार ने उसमें जो है जो है सरकार ने उसमें पहले पंचायत कराई। आपको जब वहां पे 8 लोग मारे गए थे तो पुलिस वहां पे थी। पुलिस को देन एंड देयर वहां एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एक बात। दूसरी, वो एफआईआर तुरंत वो सार्वजनिक नहीं हुई। हर एफआईआर रोजाना सार्वजनिक हो जाती है। रोजाना रात को जो है पुलिस थाने से कम्युनिके जारी होता है, सूचना जारी होती है कि फला 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 के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हो गए, इस मुकदमे में नहीं हुआ, इस मुकदमे में तो पंचायत होती रही। तो जहां मुकदमा ही दर्ज करने के लिए आपको पंचायत करनी पड़ी, वो पंचायत जो है वो सारे के सारे केस पर वो एक डाउट क्रिएट करता है, सवाल क्रिएट करता है। एक बात। दूसरी बात कि जो अखबारों में आ रहा है और जो मीडिया में बयान आ रहे हैं कि 25 तारीख को जो अजय मिश्रा टेनी है, गृह राज्य मंत्री, उसने बयान दिया था कि मैं तुम्हें 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। तो असली जो कॉन्स्पायरेटर है, असली कॉन्स्पायरेटर वहां से होती है, असली कॉन्स्पायरेसी वहां से होती है। तो सबसे पहले अजय मिश्रा को कब्जे में लेकर के, कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्स्पायरेटर तो सारे वो है। और तो सारे टूल हैं, और तो सारे टूल हैं जो है, कॉन्स्पायरेटर वो है। तो पहला मुलजिम वो है, वहां से शुरू होना चाहिए था जो है। अब वो
राज्य का गृह मंत्री है। इसलिए देखो, ये एक बड़ी विडंबना है कि जिस देश के गृह मंत्रालय में हिस्ट्री सीटर बैठे हुए हैं, उस देश की कानून व्यवस्था क्या होगी? अगर हिस्ट्री सीटर जो है वो गृह मंत्रालय में बैठा हुआ है, उस देश की कानून व्यवस्था क्या होगी? तो शुरुआत वहां से होनी चाहिए थी। दूसरा, जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 7 साल से ऊपर की सजा है, पुलिस को उसे तुरंत पकड़ करके उसको जो है कब्जे में लेना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए और लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए। तो ये जो सारा ड्रामा हो रहा है, ये सारा कानून के अगेंस्ट है, अगेंस्ट लॉ है। आपको जो वहां पे जो जिनकी ड्यूटी थी पुलिस वालों की, जिन्होंने वो 8 लोग जो मरे हुए पे, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने तुरंत उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। जैसे सूचना मिली कि ये लोग मारे गए हैं, इस तरह से ये मरे हैं, तुरंत पुलिस वाले वहां थे, तो पुलिस वालों को FIR लिखानी चाहिए थी वहां। तो इसमें तो सारा सिस्टम इन्वॉल्व है, जो उसमें गड़बड़ करने में जो लग रहा है, सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। वहां का DM क्या कर रहा था, वहां का SP क्या कर रहा था? 8 लोग जो है कैसे करके भी मरे, लेकिन अगर वो मरे, उनको ये मालूम हो गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुआ है, तो तुरंत पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी, या अगर कोई आ जाए तो उसकी FIR दर्ज करनी चाहिए थी। 3 दिन बाद तो सोच समझ करके FIR लिखाने का, 3 दिन बाद तो FIR सोच समझ करके लिखाई जाएगी। तो उसकी जो वेरासिटी है, उसकी जो सत्यता है, उसकी सत्यता डाउटफुल हो गई है। पूरे केस की सत्यता डाउटफुल हो गई है। अब पहले पुलिस को या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको ये तय करना पड़ेगा कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, कितना मिलावट की गई है इसमें। ये CRPC में, कानून में कहीं वो नहीं है कि पहले पंचायत होगी तब FIR लिखी जाएगी। ये क्या बात हुई? ये भारत में पहली बार हो रहा है कि पहले पंचायत होगी, पहले उनके नेता आएंगे, पंचायत होगी और उसके बाद FIR लिखी जाएगी। ये क्या बात हुई? कानून CRPC में तो ऐसा है नहीं। 154 में यह है कि जैसे ही किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आती है, तुरंत वो दर्ज की जाएगी। और उसके पीछे पर्पज ये है कि उसमें हेर फेर करने का, बढ़त बढ़त करने का किसी को मौका ना मिले। तो वो मौका तो सारा मिल चुका। और जो मेन अक्यूज है जिसपे ये है कि इसकी वजह से ये हुआ, इसने भड़काया सारा, तो पहला मुलजिम तो है, पहले तो उससे पूछताछ होनी चाहिए, पहले वो कब्जे में आना चाहिए। तो इस प्रकरण से तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जो मनुवादी व्यवस्था में देखते हैं, जो मनु का विधान था, मनुस्मृति, उसमें हर वर्ण के लिए एक तरह के अपराध के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान था। हाँ, ब्राह्मण के लिए कोई दंड ही नहीं था। ब्राह्मण के लिए उसमें कोई दंड ही नहीं है। उसका ज्यादा से ज्यादा उसके लिए दंड ये है मनुस्मृति में कि उसका सर मुंडा करके उसको देश निकाला कर दिया जाए, बस। मैक्सिमम सजा, चाहे वो कितना ही ज्यादा कर दे, मनुस्मृति में यह है कि उसको जो कितना ही बड़ा अपराध कर दे, कितना ही घृणित अपराध कर दे, उसकी मैक्सिमम यह है कि उसका सर मुंडा करके उसको जो है उसको उसका देश निकाला कर दिया जाए। इससे बड़ी सजा नहीं है उसके लिए कोई। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम फिर से उसी मनुस्मृति वाले युग में वापस जा रहे हैं? इस उदाहरण से तो ऐसा ही हमको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, इंश्योर करे और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं किया है, जिन्होंने पहले पंचायत करवाई और फिर FIR लिखाई। उनके खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ आपने मौका क्यों दिया? आपने मौका क्यों दिया? 3 दिन तक उसके जो है डिफरेंट वर्जन आ रहे थे, मेरा लड़का वहां था, मेरा लड़का वहां था, वो अलाना था, फलाना था। तो ये जो है, जो वहां पे पुलिस थे, जो वहां पे अधिकारी थे, जो वहां पे थाना अध्यक्ष थे, जिसकी वहां ड्यूटी लगी थी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए कि उन्होंने तुरंत घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। उन्होंने 3 दिन क्यों लेट हुई जो FIR, और पब्लिक में क्यों नहीं आई FIR?
बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। सम्मानित आदरणीय आपका कांता बहुत बहुत प्रसाद जी धन्यवाद। आज हमारे बीच में जुड़े और पर्सनालिटी ऑफ द वीक के कार्यक्रम में उन्हें बहुत सारी बातें हमारे बीच में की। हमारे श्रोताओं से आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल को बराबर देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय बहुत भीम। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Yeah.